नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का लेयर 3 एजुकेशन में। देखिए, हम लोग आपके मॉक टेस्ट कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर 10 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज जो है आप लोगों का मॉक टेस्ट नंबर 11 है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डेली लगाते हैं, जिसमें आप लोगों की सभी एग्जाम का जो कॉमन सिलेबस है उससे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन उठाते हैं और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को भी यहाँ इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पर डेली आप लोगों को 20 क्वेश्चन कराए जाते हैं। उसमें से आप लोगों को चेक करना रहता है कि आप लोगों के कितने मार्क्स यहाँ पर आ रहे हैं, यानी कि आप लोगों की तैयारी कैसी है, ये आप लोग चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर एक जानकारी आप सभी दोस्तों के लिए ये है कि कोई दोस्त ऐसा हो जो एमपी पुलिस की तैयारी कर रहा हो या एमपी एसआई की तैयारी कर रहा हो, तो वो मैथ्स और रीजनिंग का कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर प्राप्त कर सकता है, जो कि आप लोगों को 499 में अवेलेबल हो जाएगा आपके मोबाइल पर। आप लोग लेयर 3 एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करिएगा। उस ऐप के अंदर आप लोगों को सारे चैप्टर के वीडियोस बिल्कुल बेसिक से मिल जाएंगे। ये जो कोर्स है स्पेशल उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करना चाहते हैं, जिनको बेसिक अच्छा सीखना है बिल्कुल बेस से, ठीक है, उनके लिए बेस्ट रहेगा। और यहाँ पर 160 वीडियो से अधिक हैं, उसमें आप लोगों को मैथ्स और रीजनिंग दोनों करवाई गई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी दोस्त पढ़िएगा और इसका आंसर निकालने की कोशिश यहाँ पर करिएगा। क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़िएगा और इसको सोल्व करिएगा। लिखा हुआ है कि गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए, इससे शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। तो विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना होगा, ये आप लोगों को निकालना है। तो दोस्तों बड़ा ही आसान प्रश्न है, अगर आप लोग देखें इसे सोल्व करें तो बड़ा ही इजी वे में ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। आप सभी दोस्तों को औसत तो पता ही होगा, एवरेज हम लोगों ने पढ़ा था कि औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग या सभी कुल पदों का योग बटे कुल संख्या, यानी कि कुल पदों की संख्या। ये हम लोग करते हैं। और जब भी योग निकालना हो तो यहाँ कुल पदों की संख्या जो है ये यहाँ पर इधर औसत के गुणे में चली जाती है। जैसे कि उसने कहा कि टोटल 28 छात्र हैं जिनका औसत 50 है, तो इनका टोटल यहाँ पर निकल के आ जाएगा कि इनका जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने हैं। तो आप गुणा करेंगे, 0 का 0, 5 इंटू 8 40 की 0 से लगा 4, 5 दूनी 10 और 4 14, यानी कि उन सभी 28 छात्रों के कुल अंक मिलाकर के कितने हो रहे थे, 1400 हो रहे थे। उसने कहा कि यहाँ पर 8 छात्र जो हैं वो विद्यालय छोड़कर चले गए, मतलब इन 28 लोगों में से अगर 8 छात्र चले जाते हैं तो कितने छात्र बचेंगे। आप बोलेंगे कि अगर 8 छात्र चले जाते हैं तो आपके पास बचे कुल कितने छात्र, 20 छात्र बचे हैं। कितने छात्र बचे हैं दोस्तों, 20 छात्र बचे हैं। तो आप लिख देंगे 20, ठीक है। अब आपने कहा कि ऐसा करने से औसत में कुछ परिवर्तन हुआ। जी हाँ, बिल्कुल हुआ। उससे कहा कि शेष छात्रों के औसत जो प्राप्तांक है उसमें 5 की वृद्धि हो गई, यानी कि जहां औसत 50 था वो 5 बढ़ करके अब हो गया है कितना, 55, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इनका टोटल कितना आ रहा है, 55 का डबल करेंगे 50 का डबल तो 110 यहाँ पर आ रहा है, यानी कि 1100 इनका टोटल आ रहा है। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर 1400 टोटल था, अभी टोटल 1100 है, तो कितना कम हो गया। तो आप देखेंगे कि 300 की कमी हुई है। कितने की कमी हुई है, 1400 1100 होना मतलब 300 की कमी हुई है। और ये 300 कम हुआ, ये कितने लोगों का था, उसने कहा 8 छात्र छोड़ के गए, यानी कि ये जो 300 कम हुआ है ये उन 8 लोगों का टोटल है। तो औसत निकालने के लिए इस टोटल के नीचे 8 का भाग लगाएंगे तो औसत निकल के आ जाएगा। 8 से आप भाग लगाएं तो आप करेंगे 8 चौक 32 नहीं होगा, 8 या 24 यानी कि 3 है ना, फिर 6 बचा तो 8 7 56 यानी कि 37.5 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है दोस्तों, बड़ा ही आसान है, आप लोग कर लेंगे। बस आप लोगों को ये ध्यान देना था कि 28 छात्र का औसत अगर 50 है तो टोटल कितना हो जाएगा, 1400। फिर 8 छात्र गए तो बचे 20। उसने कहा औसत भी कितना बढ़ गया, 5 तो 55, यानी कि हो गया 1100। तो 1400 से 1100 हुआ मतलब 300 कम हुआ। ये 300 किसका कम हुआ, 8 छात्रों का। तो इनका एवरेज कितना है, तो 37.5 है दोस्तों। तो बड़ा ही इजी है, सिंपल है, आप सभी दोस्त इस क्वेश्चन को कर लेंगे बिल्कुल सरल अंदाज में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है। उसने कहा कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर, उसने लिखा है 1/3, मैं आपके लिए फ्रैक्शन लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। 1/3 भोजन पर, फिर उसने कहा अपनी आय का 2/5 मकान पर, उसने कहा 2/5 मकान पर। फिर कह रहा है कि मकान की किराए पर, और फिर कह रहा है कपड़ों पर 1/5 व्यय करता है, यानी कि 1/5 व्यय करता है कपड़ों पर। तो उसने कहा यदि उसके पास अभी भी 400 रुपये
शेष बचते हैं तो उसकी कुल आय कितनी रही होगी, नहीं वो महीने के कितने रुपए कमाता है जब ये सब खर्चा करने के बाद उसके पास 400 रुपये बचते हैं। तो देखो बड़ा ही आसान है, आपको क्या करना है, ये फ्रैक्शन वैल्यू को जोड़ना है। जैसे कि 1/3 भोजन पे प्लस 2/5 मकान के किराए पर प्लस 1/5 कपड़ों पर। तो सभी को जोड़ेंगे तो 3 5 5 का एलसीएम ले लेंगे तो 15, यानी कि 15 आपकी कुल आय हो गई। ठीक है, 3 से भाग लगाएंगे 15 में, 5 बार जाएगा, 5 एकम 5 प्लस 5 का भाग लगाएंगे 3 बार, 3 का गुणा होगा ऊपर, 3 दूना 6 प्लस 5 का भाग लगाएंगे 3 बार, 3 एकम 3। आप इन सभी को जोड़ेंगे तो 6 5 11, 11 3 14, यानी कि 14/15 यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये था कि 15 तो कुल आय थी, यानी कुल इनकम थी, जिसमें से 14 खर्चा हो चुका है। यानी कि अगर 15 में से 14 खर्चा हुआ है, मतलब एक बचा है, एक रेशो के बराबर बची है। उसने कहा जो एक बचा है आपका वो 400 रुपये के बराबर है, यानी कि ये जो 400 है वो अगर एक के बराबर है तो कुल आय निकालनी है तो गुणा किसका करना पड़ेगा, 15 करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे 15 चौक 60, यानी कि 6000 आपकी कुल इनकम हो जाएगी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। मान लो वो आपसे पूछ लेता, वो यूं पूछता कि भोजन पे कितना खर्च होता, तो यहाँ 15 की जगह आपको क्या लिखना पड़ता, भोजन का कौन सा था 1/3, यानी कि आपको यहाँ गुणा करना पड़ता 5 का, यानी कि 4 5 20, यानी कि 2000 खर्च होता भोजन पर। मान लो वो आपसे पूछ लेता कि मकान किराए पे कितना, तो मकान किराए की वैल्यू थी 6, तो यहाँ गुणा करते 6, तो 2400 रुपये वो कहीं पे खर्च करता, मकान के किराए पर। इस तरीके से इन क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व किया जाता है, बड़ी ही आसान तरीके से। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 लीजिएगा और देखिएगा क्या दिया हुआ है, आप किस तरीके से उसे यहाँ पर सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, उसने लिखा 3 अंकों की वह संख्या बताइए, 3 अंकों की वह संख्या बताइए जिसे 2 5 9 और 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में एक शेषफल बचे। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये संख्याएं कौन सी है, सहअभाज्य है। ये जो संख्याएं हैं सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य का मतलब होता है इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा, मतलब ऐसी कोई सी संख्या नहीं है जिसे दो संख्याओं से काटा जा सके, तो वो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। हम लोगों ने नंबर सिस्टम में पढ़ा था। तो जब भी सहअभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालना हो, है ना, तो एलसीएम निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, उनका क्या करना है, गुणा करना है। बस क्या करना है, गुणा कर देना। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भैया आप बताओ 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, तो आप डायरेक्ट करोगे भैया 3 4 सहअभाज्य संख्याएं हैं तो 3 चौक 12 हो जाएगा। मैंने कहा कि 2 और 5 का एलसीएम क्या होगा, तो आप कहेंगे 2 पंजे 10 होगा। मैंने कहा कि 7 और 5 का एलसीएम क्या होगा, तो आप कहोगे 7 5 35 होगा। तो ये सारी क्या है, अब सहअभाज्य संख्या है, मतलब जिनमें कॉमन फैक्टर नहीं होता, वो वाली बात है। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना है। उसने कहा कि वो कौन सी संख्या है जिसे इन सब से भाग लगाएं और एक शेषफल भी बचे, तो ऐसे केस में हम लोगों को क्या करना पड़ता है दोस्तों, एलसीएम निकालना पड़ता है और जो भी आपका शेषफल है वो उसमें जोड़ देना है। बस इजी काम हो गया। तो आपका एलसीएम कितना होगा, तो इन सभी का इंटू होगा, तो 2 × 5 × 9 × 11 प्लस कितना शेषफल रखना है 1। तो आप करेंगे 2 पंजे 10, 10 × 9 90, 11 × 9 99, यानी कि 990 प्लस 1, यानी कि वो संख्या कौन सी होगी, तो 991 होगी, 991 होगी, जिसमें आप 2 का भाग लगाएं, 5 का लगाएं, 9 का लगाएं या 11 का लगाएं, आपका प्रत्येक दशा में कितना बचेगा, एक शेषफल बचेगा ही बचेगा। बहुत सिंपल है दोस्तों। आप इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप बड़ी ही आसानी से उन्हें यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा क्या लिखा हुआ है। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 कि एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और कुछ दूरी 4.5 घंटे में पूरी करती है, यानी कि 4.5 घंटे में पूरी करती है। अगर उसी दूरी को 4 घंटे में पूरा करने के लिए, उसी दूरी को 4 घंटे में पूरा करने के लिए उस रेलगाड़ी की गति कितनी होनी चाहिए, तो ये चीज़ आप लोगों को बतानी है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है कि वो कुछ दूरी जो उसने बोली है कि वो कितनी दूरी है, तो वो हम लोगों को निकालना होगा कि वो दूरी कितनी थी जो उसने तय की थी। तो दूरी बराबर आप सभी दोस्तों को पता है, हम लोगों ने कल भी क्वेश्चन किए थे कि दूरी बराबर होता है दोस्तों चाल गुणित समय होता है। तो चाल आपकी कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और समय आपका कितना है 4.5 घंटे। तो देखो यहाँ पर ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये भी घंटे में, मतलब दोनों सेम है, तो आपको बदलने की ज़रूरत इसमें नहीं है। आप इसका गुणा करेंगे 8.40 की 0 लगा 4 8 32 4 36, यानी कि 360 किलोमीटर की वो दूरी
रही होगी। अब उसने कहा कि यही दूरी 360 की दूरी 4 घंटे में तय करना हो तो स्पीड क्या रखनी होगी। तो स्पीड इजिकल टू आपको पता है चाल बराबर क्या होता है। अगर ये चाल बराबर पूछे तो ये समय कहाँ आ जाएगा, यहाँ दूरी बटा समय। तो 360 की दूरी है और समय कितना ले रहा है 4 घंटे, तो बटे 4 कर देंगे। तो 4 से करेंगे 4 नम 36 यानी कि 90। आपका आंसर आ जाएगा 90, यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा अगर स्पीड रही तो वो 4 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी, 360 किलोमीटर। तो बड़ा ही आसान है, सिंपल है, आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में नजर डालें तो उसने कहा है कि एक विद्युत पंप एक टैंक को 3 घंटे में भर देता है। यानी कि एक पंप है जो एक टैंक को कितने घंटे में भर देता है, 3 घंटे में। लेकिन रिसाव के कारण, रिसाव का मतलब होता है उस टैंक में क्या है, कुछ छेद है, उसकी वजह से इसे भरने में 4 घंटे का समय लगता है, क्योंकि वो बीच बीच में खाली होता रहता है ना। तो उसने कहा यह रिसाव इस भरे हुए टैंक को कितने समय में खाली कर देगा, ये आप लोगों को बताना है। तो देखो दोस्तों बड़ा ही आसान है। यहाँ पर हो क्या रहा है कि इस तरीके से टैंक है, मान लीजिए, है ना, इस तरीके से एक टैंक है। मैं आपको बताऊं, इस तरीके से एक टैंक आप लोग समझ लीजिए कि एक टैंक बना हुआ है। उसमें क्या हो रहा है कि एक पंप से पानी डाला जा रहा है, ठीक है, और इसमें एक छेद भी है जिसकी वजह से पानी निकल रहा है। अगर ये छेद नहीं होता तो ये पंप इसको कितने घंटे में भरता, 3 घंटे में। अभी दूसरा जो छेद है वो कितने घंटे में भरेगा इसको वो पता नहीं है, लेकिन अगर वो पंप भी चले और ये छेद से खाली भी हो तो इन दोनों के चलते क्या होता है, इसको 4 घंटे का समय लगता है। तो ये जो 3 और 4 है इसका हम लोग क्या लेंगे दोस्तों, एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम होता है 12। तो ये जो 12 एलसीएम होता है, मतलब ये टैंक जो है वो कितने लीटर का है, 12 लीटर का है। मतलब इस 3 का हम भाग लगाएं तो ये 3 घंटे के हिसाब से 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 4 लीटर भरेगा। 3 का भाग लगाएं 12 में तो 3 चौक 12, यानी कि ये 1 घंटे की वैल्यू आ रही कि 1 घंटे में ये 4 लीटर भरता है। और अगर दोनों चलते हैं तो 4 से भाग लगाएं, 4 या 12, यानी कि ये दोनों अगर चलें तो 3 लीटर ही भरता है। अब ये एक अकेला ये 4 लीटर भर रहा है और ये दोनों मिलकर 3 लीटर भर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 1 लीटर बीच में खाली हो रहा है। मतलब ये जो छेद है या फिर रिसाव है उसकी वजह से 1 लीटर हमेशा 1 घंटे में खाली होता रहता है। अब उसने कहा कि टोटल 12 लीटर है, अगर 1 घंटे में ये 1 लीटर खाली करता है तो 12 लीटर खाली करने के लिए इसे कितने घंटे लगेंगे, 12 घंटे लग जाएंगे। मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 घंटे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो आएगा वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी दोस्तों को समझ में आया होगा। इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे करना होता है। बाकी पाइप और टंकी वाला जो चैप्टर है वो हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आप लोग बिल्कुल उसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिएगा, मैंने आपको बताया एमपी पुलिस और एमपीएसआई का फुल कोर्स अवेलेबल है। आप मैथ्स और रीजनिंग के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं 499 में। ठीक है, ये ऐप पर मिलेगा, लेयर 3 एजुकेशन ऐप पर। और कोई दिक्कत आती है तो आपको इस नंबर पे आप संपर्क भी कर सकते हैं, 9977651282 पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा क्या लिखा हुआ है, आप किस तरीके से इसे सोल्व करेंगे यहाँ पर। चलिए देखना जरा। उसने कहा कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों ये क्रय मूल्य वाला क्वेश्चन लगातार वीडियोस में आया है, तो आप लोगों को पता है कि क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। तो मैंने आपको एक सीधी शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी और बेसिक भी बताया था। तो मैंने शॉर्ट ट्रिक ये बताई थी कि जब भी क्रय मूल्य निकालना है तो आप अंकित मूल्य लिखिए, फिर गुणा करिएगा छूट यानी कि डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या करना है, 100 में से माइनस करके लिखना है, बटे आपको लिखना है लाभ। और लाभ कैसे लिखा जाता है, वो 100 में प्लस करके लिखा जाता है। बस इसको इस तरीके से करना है। जैसे कि उसने कहा अंकित मूल्य 500 है तो आप यहाँ लिख दीजिएगा 500। फिर डिस्काउंट को क्या करना है, माइनस करके लिखना है। जैसे डिस्काउंट 10% का है तो 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 लिख देंगे। फिर लाभ कितना है, 20% का है तो 100 में जोड़ के लिखेंगे तो नीचे लिख देंगे 120। इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, 1 0 से 1 0, यहाँ पर 3 से करेंगे 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 से करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 दूनी 8, फिर 2 4 5 20। 125 इंटू 3 कितना आ रहा है, 375 आ रहा है। मतलब उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना रहा होगा, 375 रहा होगा, 375 रहा होगा। दोस्तों ये हो गया आपका डायरेक्ट तरीका जिसमें आप लोग
डायरेक्ट वैल्यू रख के निकाल सकते हो। फिर बेसिक तरीका कहता है कि आप लोग इस तरीके से समझे इसको कि अंकित मूल्य, फिर विक्रय मूल्य, फिर आप समझे क्रय मूल्य। यानी कि विक्रय मूल्य 500 है, मान लो आप इस पे 10% का डिस्काउंट देते हो, तो 500 का 10% कितना हो गया 50 रुपये, यानी कि 50 कम करोगे तो 450 में बेच रहे हो। और उसने कहा कि 450 में बेचने पर, किसी वस्तु को 450 में बेचने पर 20 का लाभ होता है, मतलब वो वस्तु हुई 120 के बराबर, और क्रय मूल्य निकालना है तो गुणा हो जाएगा 100 का। बस इसको सोल्व करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काट लीजिएगा, 3 से 3 चौक 12, और यहाँ पर करिएगा 3 से करेंगे 3 चौक 12, 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 5 15, यानी कि 150। फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 से करेंगे 75, 75 इंटू 5 कितना हो जाएगा 375। इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। तो दोनों तरीके आप लोगों के पास है, बेसिक तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं और यहाँ पर शॉर्ट तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे दोस्तों 7। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से आप इसे यहाँ पर सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पर नजर डालें दोस्तों। लिखा हुआ है एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है, यानी 49 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 32 आता है, यानी कि यहाँ पर 32 शेषफल बचता है। उसने कहा यदि उस संख्या को 7 से विभाजित किया जाए तो क्या शेषफल बचेगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इस तरीके के क्वेश्चन में ये जो 49 है इससे कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है कि जो नया शेषफल है, जैसे कि 32 शेषफल है, उसमें जो जिससे भाग लगाने को बोला है 7 से, तो आप 7 से भाग लगाओ, जो शेषफल बचेगा वो आंसर हो जाएगा। 7 चौक 28, और आप 28 घटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा 4, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखिएगा क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 पे नजर डाले तो यहाँ लिखा हुआ है कि ए बी को एक वस्तु 20% के लाभ पर बेचता है, यानी कि ए क्या करता है, बी को एक वस्तु 20% के लाभ पर बेचता है। बी उसे सी को 25% लाभ पर बेचता है। बी क्या करता है, सी को 25% लाभ पर बेच देता है। यदि सी उस वस्तु के 1200 रुपये देता है, यानी कि सी अगर उस वस्तु के 1200 रुपये देता है तो अनुसार वस्तु का आरंभिक लागत मूल्य कितना होगा। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये रिवर्स पैटर्न में सोल्व होगा। रिवर्स पैटर्न का मतलब होता है यहाँ जितने व्यक्ति हैं, जैसे कि यहाँ ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी। अब यहाँ पर क्या करना होगा, सी ने जैसे 1200 रुपये उसके दिए, तो सी के पास जो वैल्यू है उसकी वो है 1200 रुपये, और ये 1200 दिए। अब इसको कोट करने के लिए आप बी सी का जो वैल्यू है वो देखिएगा कि बी ने क्या किया, सी को 25% लाभ पे बेचा, यानी कि बी के पास कोई वस्तु 100 रुपये में थी मान लो, और सी को अगर वो 25 लाभ पे बेचेगा, यानी कि वो वस्तु कितने के बराबर है, 125 के बराबर। यानी कि ये जो 1200 है ये वास्तव में तो 125 के बराबर है, और बी के पास कितने में थी, तो गुणा किसका कर देंगे, 100 का कर देंगे। तो आप इसको सोल्व करेंगे दोस्तों। 25 पंजे 125, 25 चौक 100, यानी कि 25 से 5 बार, ये 4 बार, 5 से इसको काटोगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और 2 बचा 5 चौक 20, यानी कि 240, 240 इंटू 4 यानी कि 24 चौक 96, यानी कि 960 हो जाएगा। तो 960 रुपये बी के पास वो वस्तु थी। अब ए और बी का कनेक्शन आप देखेंगे कि ए ने बी को 20% लाभ पे बेची थी, मतलब ए के पास कोई वस्तु 100 रुपये में थी मान लो, उसने 20 लाभ जोड़ा तो उसने 120 में बेची होगी। मतलब ये जो 960 है वो वास्तव में बराबर है 120 के, और ए के पास कितने में थी वो निकालने के लिए गुणा कर देंगे 100 का। तो आप इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, तो 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, 12 से करेंगे 12 8 96, यानी कि 8 बार, और 8 गुणित 100 हो जाएगा 800। तो उसका आरंभिक लागत मूल्य कितना आ रहा है दोस्तों, 800 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। बहुत सिंपल है, आसान है, आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग लीजिएगा और देखिएगा क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से आप लोग इसको सोल्व करेंगे। यहाँ देखना, उसने लिखा है कि एक बगीचे में 60% नारियल के पेड़ हैं, उनमें नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़ हैं, यानी कि नारियल के पेड़ जितने हैं उसमें से 25% उसका, नारियल के पेड़ की संख्या का 25% आम है। फिर आम के पेड़ों की संख्या का 20% क्या है, सेब के पेड़ हैं। तो सेब के पेड़ों की संख्या अगर 1500 है तो उस बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं दोस्तों। तो देखो मैं आप लोगों को पूरी अच्छी तरीके से सोल्व करके बताता हूँ। आप लोगों को उस बगीचे में मानना है कि टोटल 100% कितने हैं, पेड़ हैं, टोटल 100% पेड़ हैं, जिसमें से
बात करें तो नारियल की, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नारियल के पेड़ कितने हैं, तो उसने कहा कि 60% इसमें से नारियल के पेड़ हैं। फिर नारियल के पेड़ के अलावा उसने कहा 25% आम के पेड़ हैं। आप 25% यहाँ लिख देते हो तो गलत हो जाता है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना होगा। ढंग से पढ़ने का मतलब ये है कि नारियल के पेड़ों की संख्या का 25% आम के पेड़ है, मतलब नारियल के पेड़ कितने हैं 60, इनका 25% कितना होगा वो निकालो आप। तो नारियल के पेड़ 60 है, 60 का 25%, 25 चौक 100, 4 से किया तो कितना आया 15, यानी कि टोटल 15% आम के पेड़ हैं, है ना। 100 का तो 15 है, लेकिन 60 का कितना है 25 है। फिर उसने कहा कि इसके अलावा अब आम के पेड़ों की संख्या का 20% सेब के पेड़ हैं। अब आम के पेड़ जितने भी हैं उसका 20% कितना होता है। अब ये 15% है टोटल, इस 15 का 20% क्या है, सेब के पेड़ है। तो आपने निकाला 20 पंजे 100, 5 से किया 5 या 15, यानी कि 3% जो है वो सेब के पेड़ है। अब उसने कहा कि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 है। अब 100 के हिसाब से वो 3% है, तो यहाँ पर ये जो 1500 है वो परसेंटेज में 3 के बराबर, और बगीचे में कुल कितने पेड़, तो वो है 100, तो 3 से भाग लगाओगे 3 5 15, 500 गुणित 100 यानी कि कुल कितने पेड़ हो जाएंगे 50,000 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ईजी है ना, बड़ी ही आसान तरीके से आप लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्या लिखा हुआ है। उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 10 में कि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है। तदनुसार उस रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर हो तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को करना क्या है, उसने कहा कि 60 की स्पीड से एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड पार कर रही है और रेलगाड़ी की लंबाई भी दे रखी है। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि आप बात समझो कि ये एक ट्रेन है, मान लो इस तरीके से आप लोग यूँ समझ लेना कि ये ट्रेन है ना। अब ये ट्रेन मान लो इस प्लेटफॉर्म को पार करती है, ठीक है। तो ट्रेन क्या करेगी, ट्रेन की जो लंबाई है, मान लीजिए ट्रेन की 200 मीटर लंबाई है, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है वो बराबर आएगी, यानी कि ये कुल दूरी हो गई है। ये जो कुल दूरी है ये बराबर होगी चाल गुणित समय के, जो भी चाल रहेगी उसका गुणा अगर समय में कर देंगे तो ये इसके बराबर रहेगी। तो आप इसी तरीके से लिखिएगा कि 200 मीटर प्लस x मीटर बराबर चाल है आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, और इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18, और समय कितना है 30 सेकंड है, तो यहाँ गुणा कर देंगे 30 सेकंड का। इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 6 से करेंगे, 6 कम 6, यहाँ 10, 6 या 18, 3 से करोगे यहाँ पर 10, और 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 5 कितना हो जाएगा 500। तो आप देखेंगे 200 में x जोड़ने पर 500 आ रहा है, मतलब x की वैल्यू क्या है, तो 200 इधर घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 300, यानी कि वो जो प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों 300 मीटर हो जाएगी। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग कर लेंगे, है ना। इस तरीके के हम लोगों ने ट्रेन वाले चैप्टर में पढ़े थे दोस्तों, बड़ा ही आसान चैप्टर है, 10 से 11 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, है ना, उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीख रखा है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और जो लोग वास्तव में चैप्टर वाइज सीखना चाहते हैं उनके पास अभी मौका है, मैथ्स और रीजनिंग का कंप्लीट वीडियो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 499 में अभी आपको अवेलेबल हो जाएगा, बिल्कुल बेसिक तरीके से सारे चैप्टर आपको लेयर 3 एजुकेशन के ऐप पर अवेलेबल हो जाएंगे। आप ऐप डाउनलोड करिएगा और उस ऐप के अंदर आप लोगों को ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा को आधा कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी कि अगर वर्ग जो एक वर्ग है अगर उसकी भुजा को आधा कर दे तो क्षेत्रफल हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा कि आधा हो जाएगा कि 1/3 हो जाएगा कि 1/4 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो बड़ा ही आसान प्रश्न है, आप लोग अगर समझे तो बड़ा ही ईजी वे में हो जाएगा। मान लो एक वर्ग है, ठीक है, हम लोग लेते हैं इसकी भुजा मान लो 10 लेते हैं, 10 में क्या होगा कि हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा क्षेत्रफल। अब उसने कहा कि यार प्रत्येक भुजा को आधा कर दो, मतलब 10 की जगह आप लोग इसको आधा कर देते हो तो इसकी भुजा कितनी रह जाती है 5 रह जाती है। कितनी रह जाती है 5। तो इसका क्षेत्रफल अब कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी कि 25 रह जाएगा।
तो पहले क्षेत्रफल 100 था, अभी 25 रह गया है, तो ये जो 25 है ये 100 का कितना है, तो आप देखेंगे 25 से कम 25, 25 और 100, तो 1/4 है, या फिर कहेंगे 1/4 है। ठीक है, तो बड़े ही इजी तरीके से, बहुत आसान तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, है ना। बिल्कुल इजी वे में आपका ये हो जाएगा कि अगर भुजा को आधा करेंगे तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल, है ना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 लेंगे दोस्तों। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12, सोल्व करिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने यहाँ लिखा हुआ है कि एक छात्र किसी संख्या को 34 से गुणा करना था। एक छात्र को किसी संख्या को 34 से गुणा करना था, लेकिन उसे त्रुटिवश उसने 3 को 8 पर लिया और संख्या को 84 से गुणा कर दिया, मतलब 34 की जगह 84 से गुणा कर दिया। इससे उसका उत्तर ठीक उत्तर से 5600 अधिक था, यानी कि जितना उत्तर आना था उससे कितना ज़्यादा आया, उसका 5600 अधिक आया। तो वह संख्या कौन सी थी, वो संख्या कौन सी थी, वो आप लोगों को निकालना है दोस्तों। तो देखो बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है, अगर आप लोग यहाँ ध्यान दें। जैसे कि एक छात्र को किसी संख्या से 34 को गुणा करने का, तो वो जो किसी संख्या बोल रहा है वो मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं, x। तो आपने देखा कि इस x को गुणा करना था 34 से, तो आपका आंसर आता 34x। कितना आ जाता, 34x आ जाता। पर आपने कहा कि हम लोगों ने इस x का गुणा 34 में ना करके 84 में किया है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, गलती से 84 में कर दिया, तो आपका आंसर आया 84x। तो आपने देखा कि आंसर तो 34x आना था, लेकिन आंसर आया 84x। तो आप देखेंगे कि कितना अंतर है, तो 8 में 3 गया 5, यानी कि 50x का अंतर है। कितना का अंतर है, 50x का। पर आपने कहा कि यहाँ देखा आपने तो इसका उत्तर कितना अधिक है, 5600। तो ये 5600 जो है ये बराबर है 50x के। तो x की वैल्यू निकालना है, तो बटे में क्या आ जाएगा, 50। तो x की वैल्यू निकलेगी, वो संख्या कितनी थी, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 से भाग लगाया, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 बचा 5 दूनी 10, यानी कि वो संख्या क्या थी, 112 थी। तो अगर वो संख्या 112 है तो आप करके भी देख सकते हो कि 112 का गुणा करो 34 में, फिर 112 गुणा करो 84 में, तो वो जो अंतर आएगा इनके बीच वो 5600 ही रहेगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाता है 112, की जो जिस संख्या में गुणा करना था वो संख्या क्या है आपकी, 112 है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग चेक करना क्या लिखा हुआ है और किस तरीके से आप लोग इसे सोल्व करेंगे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में 58 रन बनाता है, यानी एक बल्लेबाज है जो अपनी 15वीं पारी में कितने रन बनाता है, 58। और इस प्रकार उसने अपने औसत में 3 की वृद्धि कर ली, तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत कितना हो जाएगा, ये आप लोगों को बताना है दोस्तों। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम लोगों ने एवरेज वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से कर रखे हैं। कैसे इनको सोल्व करना है ये भी हमको पता है। कि देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि 15 पारी के रन बराबर लिखूंगा 15 पारी के रन। कैसे लिखूंगा कि मान लीजिए इस 15 पारी से पहले कितनी पारी हुई होगी, तो आपको भी पता है कि 15वीं पारी चल रही है, मतलब इससे पहले 14 पारियां हुई है। ठीक है, अब 14 पारियों में क्या मान लीजिए x अगर औसत रहा हो तो टोटल रन कितने हो जाएंगे, 14x। मान लो कि x औसत रहे, मान लीजिए 10 औसत हो, है ना, और 14 पारियां खेले तो 140 रन बनेंगे। वो कभी मैंने किया कि 14 पारियों में x औसत है तो 14x रन बन गए। प्लस 15वीं में कितने बना रहा है, 58, तो आप प्लस 58 कर दीजिए, बराबर 15 पारियों में क्या हुआ कि जो औसत आपका x था पहले, वो अभी बढ़ करके कितना हो गया, 3 बड़ा है, मतलब x प्लस 3 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, तो 14x प्लस 58 बराबर 15 का गुणा होगा 15x प्लस 15 तिया 45। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 14x को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 14x यानी कि बचेगा x, और ये जो प्लस का 45 है इधर ले जा करके माइनस का 45 होगा। 8 में से 5 गया 3, फिर 5 में से 4 गया 1, यानी कि 13। तो x की वैल्यू आ गई 13। अब उसने 13 नहीं पूछा है, उसने पूछा है कि 15वीं पारी के बाद कितना है। तो 15वीं पारी में 3 बढ़ गया था, तो 13 में 3 बढ़ेगा, तो आपका जो औसत है वो अब अभी हो जाएगा कितना, 16 हो जाएगा। यानी कि आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी जो आएगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग लेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में, चलिए पढ़िएगा, इसको सोल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है, उसने कहा है कि यदि एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% और 10% की क्रमिक छूट देकर एक वस्तु को 3060 रुपये में
बेचता है तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप लोग इसे ध्यान से देखें, करने की कोशिश करें तो होता क्या है, जो डिस्काउंट है हम लोग क्या करते हैं 100 में से घटा के लिखते हैं। जैसे कि मान लो कोई भी मान लो 100 रुपए की कोई वस्तु है, मान लो इसमें 10% का डिस्काउंट दिया तो उसकी वैल्यू अब कितनी रह गई है 90%। ऐसे तो हम लोग मान लेते हैं कि उसका अंकित मूल्य क्या है x है, और उसने कहा 15% की छूट दी है, मतलब हम इसकी वैल्यू लिखेंगे 85/100, 85%। ठीक है, क्योंकि अंकित मूल्य 100 था, उसमें 15 की तो छूट दे दी, मतलब 85 के बराबर है। फिर एक और 10% की छूट दी, यानी कि वो वैल्यू कितने के बराबर है 90% के बराबर। और ये सब छूट देने से कितने में बेचा, तो 3060 में बेचा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 3060। बस इसको सोल्व करना है दोस्तों। कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पर एक काम करिए कि ये जो 3060 है, ये जो 3060 है, इसके इधर आप लोग 100 और 100 को ले जाइएगा। तो इस तरीके से बनेगा कि 3060 इंटू ये जो 100 और 100 है ऊपर चले जाएंगे, है ना, और ये जो 85 और 90 है ये बटे में आ जाएंगे यहाँ पर। बस इसको सोल्व करना है दोस्तों। एक जीरो से मैंने काटी, एक जीरो 9 से इसको किया तो ये कटेगा, 9 तिया 27, 3 बचा 9 चौक 36। फिर 17 से आप इसको काटे, 17 पंजे 85, 17 दूना 34। फिर 5 से इसको करें, 5 दूनी 10 यानी 20, 20 दूना 40, 40 इंटू 100 कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा। यानी कि आप लोगों की जो वो वस्तु थी उसका अंकित मूल्य कितना था, उसका अंकित मूल्य था दोस्तों 4000। यानी कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी 4000 इसका राइट आंसर हो जाए। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना। ये उस चैप्टर की दूसरे नंबर की टाइप है। इसके हम लोगों ने कम से कम 20 से ऊपर क्वेश्चन किए थे, बहुत अच्छे से आप लोगों को याद होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे नजर डालें, देखिएगा 15 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए देखिएगा क्या लिखा हुआ है। उसने कहा क्वेश्चन नंबर 15 में कि पहले 100 धनात्मक पूर्णांक का औसत क्या हो जाएगा। तो देखो धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि 1 2 3 ऐसे। तो देखो हम लोगों ने इस तरीके से निकाला है कि जब भी औसत निकालते हैं अगर अंतर समान हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि पहली संख्या आखिरी संख्या बटे 2। ठीक है, तो पहली संख्या आपकी 1 हो जाएगी, आखिरी संख्या आपकी 100 हो जाएगी, बटे आप 2 कर देंगे तो 100 और 101 बटे 2 यानी कि कितना हो जाएगा 50.5 हो जाएगा। यानी कि आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, बड़ा ही आसान है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और अब कोर्स का मैंने आपको बता ही दिया है कि कंप्लीट वीडियो कोर्स है। जो लोग पढ़ना चाहते हैं, अभी इस समय का उपयोग करना चाहते हैं, वो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को मैथ्स और रीजनिंग के कंप्लीट वीडियो कोर्स प्लस PDF फाइल आप लोगों को अवेलेबल होगी, जिसमें हर एक चैप्टर के कम से कम 200 के आसपास क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को मिलेंगे। तो बेहतरीन तैयारी के लिए आप लोग बिल्कुल यहाँ पर बेसिक कोर्स यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको लेयर 3 एजुकेशन के ऐप पर अवेलेबल हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से इसको करिएगा क्या लिखा हुआ है और इसका आंसर आप लोगों को निकालना है। उसने कहा है कि 14 छात्रों के औसत अंक की गणना 71 के रूप में की गई, यानी कि आप लोगों का 14 छात्रों का जो औसत अंक है वो 71 है। उसने कहा लेकिन बाद में ये पाया गया कि एक छात्र के अंक 56 के बजाय 42 के रूप में और दूसरे के 32 की बजाय 74 के रूप में दर्ज किए गए थे, तो सही औसत क्या हो जाएगा दोस्तों। तो जो आपकी त्रुटि हुई है वो आप लोगों को सुधारना है ना। अगर कम हुआ है तो उसमें जोड़ना है, और अगर ज़्यादा दे दिया है तो घटाना है। तो देखो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहला प्रोसेस तो हमारा ये रहेगा कि जैसे ही उसने बोला कि 14 छात्र है और उनका औसत 71 है, तो आप 14 का गुणा 71 में कर सकते हैं, जिससे आपको 14 छात्रों के टोटल अंक मिल जाएंगे कि इनके कुल अंकों की संख्या, यानी कुल अंक इतने हैं। तो 14 एकम 14 का 4 हंसी लगा 1, 14 7 98 और 1 99, यानी कि 994 इनका इंटू आ रहा है। ये होता है 14 14 5 14 5 70 14 84 14 7 98। हाँ ठीक है ना। अब उसने कहा कि ये तो हो गई एक बात कि 14 छात्रों का टोटल अंक 994 है। लेकिन अब गड़बड़ क्या हुई दोस्तों कि 56 लिखना था, पर उसकी जगह उसने लिखा कितना 42। ठीक है, 56 लिखना था, 42 लिखा है। फिर उसने कहा कि 32 लिखना था और 74 लिखा है। मतलब आप देखो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ो तो 6 2 8 और 5 3 8, यानी कि 88 लिखना था। मतलब आप बात समझो, 56 और 32 लिखना था, यानी कि कुल मिलाकर तो 88 वहाँ पर लिखना था, पर उसने लिखा कितना, तो 4 2 6 7 4 11, यानी कि 116 लिखा। मतलब 88 लिखना था और 116 लिखा है।
88 लिखना था, 116 लिखा है, मतलब ज़्यादा लिखा है। तो 116 में से 88 आप घटाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 16 में से 8 गया 8, इधर बचा 10 में से 8 गया 2, यानी कि 28 उसने क्या किया, ज़्यादा लिख दिया है। बात को समझना कि 88 लिखना था, 116 लिखा है, मतलब कितना ज़्यादा लिखा है, 28 ज़्यादा लिख दिया है। मतलब ये जो 994 है दोस्तों, ये जो 994 है वो आप लोगों का 994 जो है वो आप लोगों का इसमें से 28 घटेगा, क्योंकि 994 में क्या है, 28 ज़्यादा आ चुका है, तो आप घटाएंगे इसको। तो 14 में से 8 गया तो 6, फिर 8 में से 2 गया तो 6, और इधर यहाँ पर 9 का 9, यानी कि 966 इसका टोटल आ रहा है। और संख्या कितनी है, 14 छात्र है। तो आप इसका भाग लगाएंगे तो 14 5 7 14 छंग 84, 14 छंग 84 है ना। फिर यहाँ पर कितना बचा, 14 छंग 84 घटाया तो 12 126, 14 9 126, ठीक है। इस तरीके से 69 आ रहा है। वैसे भी आपको पता है कि 28 अंक यहाँ पर ज़्यादा दे दिए गए थे, और एक रेशो बराबर है 14 के, यानी कि औसत कितना है, 14 छात्र है। तो आप देख सकते हैं कि 28 यहाँ पर ज़्यादा दिया है, मतलब 2 बार ज़्यादा अंक दिए हैं, 2 औसत बढ़ाया है, यानी कि 78 से 2 घटा देंगे तो 69 आपका औसत ओरिजिनल रहा होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आते हैं आपको इस तरीके से उन्हें सोल्व करना है। देखो बड़ा ही आसान है, बस आप लोगों को समझना होगा कि यहाँ पर अगर 28 ज़्यादा दिया है तो कम करना है, और अगर कम दिया होता तो यहाँ पर प्लस करना पड़ता दोस्तों। ये चीज़ है, बाकी और कुछ नहीं है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 पर नजर डालना क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से आप लोग इसको सोल्व करेंगे। 17 वाला क्वेश्चन पढ़िएगा। उसने लिखा है कि 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है, यानी कि जो 4 संख्याएं हैं इनका एवरेज 72.5 है। तो आप टोटल भी निकाल सकते हो कि 4 5 20 की 0 हसीला का 2, 4 दूनी 8 2 0 हसीला का 1, 4 7 28 और 29, यानी कि 290 इनका टोटल आ रहा है दोस्तों, ठीक है। अब उसने कहा कि इनमें से 4 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या तो 117 है और सबसे छोटी संख्या 15 है, यानी कि इन 4 में से सबसे बड़ी संख्या 117 है और सबसे छोटी संख्या 15 है। तो आपने जोड़ा इसको तो ये हो रहा है 7 5 12 का 2 लगा 1, यानी कि 132 के बराबर हो रहा है। यानी कि इन 4 में से ये जो 2 पूर्णांक है इनका टोटल आ रहा है 132। तो आप देखेंगे 10 में से 2 गया 8, इधर बचा 8 में से 3 गया 5, है ना, और यहाँ बचा 158, यानी कि ये जो 2 पूर्णांक बचे हैं, शेष 2 पूर्णांक, उनका टोटल कितना है, 158 है। और उसने कहा उन 2 पूर्णांकों के बीच का अंतर 12 है, यानी कि एक पूर्णांक अगर आप x मान लेते हो तो दूसरा पूर्णांक x प्लस 12 है, और उन दोनों को जोड़ने पर 158 आ रहा है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो आप करेंगे 2x प्लस 12 बराबर 158, 158 में से 12 आप घटाइएगा तो 8 में से 2 गया तो 6, 5 में से 1 गया तो 4, 146 आ रहा है 2x के बराबर। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 7 14 2 3 6, 73, है ना। तो एक संख्या हो गई 73। आप लोग जल्दबाजी में 73 मत लगा देना, उसने बड़ी वाली उच्च संख्या पूछी है, तो 73 प्लस 12 ये संख्या हो जाएगी दूसरी वाली। तो 3 2 5, है ना, और 7 1 8, यानी कि 85 इसका आंसर हो जाएगा कि जो बड़ी संख्या है वो क्या हो जाएगी, 85 हो जाएगी। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। उसने क्या किया कि 4 संख्याएं दी, है ना, उन 4 का टोटल हम लोगों ने निकाल लिया 290। उसने कहा इन 4 संख्याओं में से 2 संख्या ऐसी है, एक तो 117 है ना, एक 15 है। तो मैंने इन दोनों को जोड़ के निकाला कि ये दोनों मिलके 132 हो रही है। तो वो जो 158 बचा है वो 2 संख्याओं का टोटल है। और उसने कहा कि ये जो 2 संख्याएं इनके बीच अंतर 12 का है, मतलब एक संख्या x है तो दूसरी x प्लस 12 होगी, और दोनों को जोड़ें तो 158 आ रहा है। तो x की वैल्यू 73 आई, और बड़ी वाली संख्या पूछी तो 73 में 12 जोड़ेंगे तो 85 आ जाएगा। मतलब आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर 85 आ रहा है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग कर लेंगे, कोई भी समस्या इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर देखिएगा। यहाँ देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि एक व्यापारी 450 रुपये पर एक हाथ की घड़ी खरीदता है, यानी कि वो उसका क्रय मूल्य 450 रुपये है, और उसका अंकित मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया जाता है कि उस घड़ी पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है, तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने अंकित मूल्य क्रय मूल्य का एक फॉर्मूला हम लोगों ने याद किया था, अगर आपको याद हो, कि भैया क्रय मूल्य जब भी निकालते हैं तो हम क्या कर रहे थे, अंकित मूल्य में गुणा कर रहे थे डिस्काउंट का, बटे लिख रहे थे लाभ,
ठीक है, बस इसको सोल्व कर लेंगे दोस्तों कि क्रय मूल्य दे रखा है 450, अंकित मूल्य पता नहीं है, लेकिन डिस्काउंट को क्या करते हैं हम लोग 100 में से घटाकर लिखते हैं। 100 में से क्या करते हैं, घटा के लिखते हैं। जैसे कि उसने 10% का डिस्काउंट बोला तो हम लोग x इंटू कितना लिखेंगे, 90 लिखेंगे। फिर उसने कहा 20 का लाभ है तो हम लोग क्या करते हैं, लाभ को क्या करते हैं 100 में जोड़ कर लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 120। बस कुछ नहीं करना है, इसको उल्टा कर देंगे, 90 बटे 120 को इधर लाएंगे तो 120 बटे 90 हो जाएगा। बस सोल्व कर लेना है, 0 से 0, 9 पंजे 45 और 12 पंजे 60, यानी कि 600 आपका अंकित मूल्य आ रहा है। तो x की वैल्यू हो गई 600, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो बड़ा ही आसान प्रश्न है, आप चाहे तो इसको बेसिक से भी कर सकते हैं दोस्तों। बेसिक क्या कहता है, बेसिक ये कहता है कि आप लोग क्रय मूल्य से पहले विक्रय मूल्य पे जाओ, विक्रय मूल्य से फिर जाओ अंकित मूल्य पे। यानी कि बात समझो आप कि 450 में कोई वस्तु में खरीद के लाया, मैं दुकानदार हूँ, मुझे 450 में कोई वस्तु पड़ी है, मतलब एक घड़ी में खरीद के लाया। फिर मैंने कहा कि मुझे इस पे 20% का लाभ चाहिए, ठीक है, तो मैं 20% का लाभ जोड़ूंगा, मतलब 20% मुझे कमाना है। तो यहाँ पर 450 का 20% कितना होता है, यहाँ पर 450 का 20% अगर मैं निकालूं तो आप देखेंगे 10 से 10, 10 से 10, 45 का डबल 90। यानी कि मैं चाहता हूं कि 90 रुपये मुझे ज़्यादा मिले, मतलब मैं इसको कितने में बेचूंगा, 540 रुपये में बेचूंगा, ठीक है। अब 540 में बेचूंगा, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि मैं अंकित मूल्य पे 10% की छूट भी देता हूं। मान लो अंकित मूल्य में 100 मानूं तो उस पर मैं 10 की छूट दूं, मतलब कुल मिला के मैं 90 में बेच रहा हूं। मतलब ये जो 540 है वो 90 के बराबर, और अंकित मूल्य चाहिए तो गुणा किसका होगा, 100 का। तो 10 से 10, 9 छंग 54, यानी कि 6 गुणित 100 यानी कि 600, यानी कि मैं उस पर MRP क्या लिखूंगा, 600 लिखूंगा, है ना, ताकि कोई भी आए तो क्या 10% का डिस्काउंट है, 540 में ले जाओ, लेकिन मेरे वो कितने में थी, 450 में थी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, आप लोग को वो समझ में आएगा। कभी आप कुछ व्यापार शुरू करेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए डेली बेसिस पे हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 पे नज़र डालना, क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से आप लोग इसे सोल्व करेंगे देखिएगा और करने की कोशिश यहाँ पर करिएगा। उसने कहा ए बी को एक वस्तु 25% के लाभ पर, बी इसे सी को 20% के लाभ पर, और सी इसे डी को 10% के लाभ पर बेचता है। तो डी अगर इसके लिए 330 रुपये भरता है तो ए के लिए इसका लागत मूल्य क्या होगा। तो मैंने कहा था कि इस तरीके का क्वेश्चन अगर आए कि ए बी को बेच रहा है, बी सी को बेच रहा है, सी डी को बेच रहा है, तो इसको रिवर्स ऑर्डर में सोल्व किया जाता है। जैसे कि उसने कहा 4 लोग हैं यहाँ पर, तो ए बी सी और डी। मैंने कहा कि डी इसके लिए 330 रुपये दे रहा है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 330। लेकिन मैंने फिर क्या किया कि सी और डी का कनेक्शन पढ़ा। उसने कहा कि भैया सी ने डी को क्या किया, 10% के लाभ पे बेचा। अब सी के पास कोई वस्तु 100 में, अगर वो 10 का लाभ जोड़े तो वो 110 में बेच रहा है, मतलब ये जो 330 है वो 110 के बराबर, और सी के पास कितने में थी तो गुणा 100 का कर देंगे। तो 10 से 10 यहाँ पर 11 करेंगे, 11 33, 3 गुणित 100 यानी कि 300 आ जाएगा। फिर अब बी और सी का कनेक्शन में पढ़ूँ तो बी ने सी को 20% लाभ पे बेचा, यानी कि बी के पास कोई वस्तु 100 में, वो 20 का लाभ जोड़ेगा तो ये 120 के बराबर, और बी के पास कितने में तो गुणा हो जाएगा 100 का। तो आप देखेंगे 20 पंजे 100, 20 छंग 120, 6 से किया 6 पंजे 30, और 50 इंटू 5 यानी कि 250। अब ए और बी का कनेक्शन में पढ़ूंगा कि ए और बी, यानी कि ए ने बी को 25% लाभ पे बेचा, तो अगर 100 की चीज़ 25 का लाभ, मतलब ये 125 के बराबर, और क्रय मूल्य पूछे तो गुणा हो जाएगा 100 का। तो 125 का डबल 250, 2 गुणित 100 यानी कि 200, यानी कि उसका आरंभिक ए के लिए लागत मूल्य कितना था, तो वो था 200 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ऐसे सोल्व कर लेना है। आप चाहो तो ए के लिए वो लागत मूल्य आप ऐसा मान सकते हो x, ठीक है। अब उस पर 25 लाभ जोड़ रहे हो तो आप लिखोगे 125 बटे 100, ऐसे भी कर सकते हो, इनटू फिर उसने 20% लाभ जोड़ा तो आप लिख सकते हो 120 बटे 100, इनटू फिर सी ने डी को 10% लाभ पे बेचा तो 110 बटे 100, और ये सब करने से कितने रुपए मिले, 330 रुपये। तो इसको भी आप लोग सोल्व कर सकते हो डायरेक्ट, तो भी आपका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। वो समझाने के लिए था, और ये शॉर्ट तरीका है इसको सोल्व करने का, आप इससे भी यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग देखिएगा और देखिएगा क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से आप लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे। उसने कहा क्वेश्चन नंबर 20 में कि एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को इस प्रकार लाभ होता है कि उसका लाभ प्रतिशत वस्तु की लागत मूल्य के बराबर है। अब यहाँ पर बात समझने ही कि वस्तु का लागत मूल्य अगर x है तो उसको लाभ भी कितना परसेंट हुआ है, x%,
है ना। जैसे कि मान लो उसने कहा कि वस्तु का लागत मूल्य मान लो 90 है ना, मान लो लागत मूल्य 90 है, तो उसको लाभ भी कितना % का हुआ होगा, 90% का, ऐसे। ठीक है, तो ये आपको सोल्व करके बताना है कि वस्तु की लागत मूल्य क्या हो जाएगी दोस्तों। तो देखो बड़ा ही आसान है, आप लोग इसको सोल्व करें तो यहाँ पर होगा क्या कि मान लिया आप x मानते हैं वस्तु की लागत। ठीक है, अब होगा क्या कि विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, तो जब भी आप लोग लागत या फिर क्रय मूल्य में लाभ जोड़ते हैं, क्रय मूल्य में जब भी आप लाभ जोड़ते हैं तो आप लोगों को मिलता है विक्रय मूल्य, यानी कि जो दे रखा है अभी 144 वो आप लोगों को मिलता है। अगर आप लोग क्रय मूल्य x मानते हैं प्लस लाभ क्या है, उसने कहा कि लाभ कितना % है, इस x का ही, मतलब जैसे लागत मूल्य के ही बराबर है तो लाभ है x% बराबर आपका हो जाएगा 144। इसको बस सोल्व कर लेना है, तो x% बराबर होता है 100, तो आप इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर 100 और x का x यहाँ 100 से आप भाग लगाएंगे तो 100x हो जाएगा, प्लस 100 से 100 कैंसिल तो यहाँ हो जाएगा x बराबर आपका 144 है ना, इधर आपका 100 और इधर 100 और x कितना हो जाएगा 101x। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर करेंगे तो थोड़ा लंबा जाएगा x से। अब इसकी मैं तरकीब बताता हूँ कि आप लोगों को ऑप्शन उठाना है। जैसे कि ऑप्शन आपने 90 उठाया तो 90 आपका क्रय मूल्य हो गया, प्लस इस 90 का 90% लाभ है, उसने कहा था कि जो वस्तु है उसका उतना ही % लाभ है, तो 90 का 90% कितना होता है, तो आपने देखा 99 81, तो यहाँ पर 90 और 81 को जोड़ा तो आपका कितना आ रहा है, एक का एक 9 8 17, यानी कि 9 और 8 कितना होता है 17, 171 आ रहा है, 144 नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन आपने उठाया भैया कि 80 है। अब 80 आपका क्रय मूल्य हुआ और लाभ क्या है, लाभ है 80 का 80%, यानी कि जितना क्रय मूल्य है उसका ही उतना ही %। तो आपने देखा 0 0 काटा, 0 0 काटा और 8 8 64 किया, तो आपने देखा कि 80 तो आपका लाभ था, 80 आपका क्रय मूल्य था और 64 लाभ है, तो दोनों को जोड़ा तो 144 में आप बेचेंगे और आपको बेचने की प्राइस यहाँ पर 144 ही दे रखी है। मतलब आपका जो 80 है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि वस्तु का लागत मूल्य 80 है और लाभ प्रतिशत भी कितना है, 80 ही है। ठीक है, इस तरीके से तो बड़ा ही इजी है। ठीक है दोस्तों, आपको इसको ऑप्शन से करने में ज़्यादा आसानी रहेगी दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका एमपी पुलिस का और एमपीएसआई का फुल कोर्स भी अवेलेबल है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल ज्वाइन करें, बेस्ट ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है ना। यहाँ पर कंप्लीट वीडियो कोर्स आपको मिल जाता है 499 में मिल रहा है। और अभी आप लोग लेयर 3 एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करिएगा, उस ऐप के अंदर आपको ये कोर्सेस अवेलेबल हो जाएंगे। मैथ्स के कोर्स है, इंग्लिश के कोर्स है, ठीक है, इस तरीके से। और आपको कितने मार्क्स मिले हैं यहाँ पर 20 में से कितने मिले हैं वो ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।